Welcome friends, myself Amit Kishore, Assistant Professor, Department of Political Science, KSS College लखीसराय। आज मैं फिर से BA Part 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक और राजनीतिक विचार पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है, वहाँ पे एक मध्यम ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता शिक्षक थे और वहाँ से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा विरासत में मिली। संस्कृत की शिक्षा के माध्यम से वो भारतीय सभ्यता, परंपरा और यहाँ के संस्कृति को समझने में बहुत मददगार साबित हुए। बाल गंगाधर तिलक के विचारों को BA Part 1 के स्टूडेंट्स के सिलेबस या पाठ्यक्रम में हमें उनके राजनीतिक विचार और बाल गंगाधर तिलक एक सामाजिक सुधारक भी थे, इसको पढ़ना है। उनके विचारधारा को समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने तिलक का चलाया गया एक इंग्लिश वीकली मराठा नाम से, दूसरा मराठी भाषा में केसरी नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका, और तीसरा बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह का आरोप लगा के उन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया और उन्हें बर्मा के मंडियाला जेल में भेज दिया गया। उसी वक्त वो गीता रहस्य लिखते हैं। तो उनके विचारधारा को समझने के लिए मूल रूप से हमारे पास ये 3 स्रोत हैं। इसके अलावा उनकी अपनी जीवनी लिखी हुई है, जिसने पॉलिटिकल साइंटिस्ट NR इनामदार ने पढ़ा, और वो बताते हैं कि बाल गंगाधर तिलक अपने चिंतन का विस्तार अपने राजनीतिक जीवन के समय ही विकसित किए थे। तो हम चर्चा शुरू करते हैं उनके राजनीतिक विचार। इसको शुरुआत करने से पहले बाल गंगाधर तिलक चरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत तो 1857 से ही शुरू हो गया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से ये कांग्रेस की स्थापना 1885 से शुरुआत हुई थी और 1885 से लेके 1905 तक नरमपंथी दल के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किए। 1905 से लेके 1920 तक चरमपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। चरमपंथियों का विचारधारा था कि नरमपंथियों के बताए हुए तरीके से भारत की आज़ादी मिलना मुश्किल है। वो नरमपंथियों के रास्ते जैसे याचिका, संविधान के रास्ते से संतुष्ट नहीं थे। इस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने किताब में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था पेंगुइन द्वारा, वो बताते हैं कि 1907 में बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता में एक भाषण देते हैं और वो बताते हैं कि हमें ये रास्ता अपनाने के लिए क्यों मजबूर किया। वो बताते हैं
बंगाल का विभाजन हो या पूना में प्लेग की समस्या हो या अकाल की समस्या हो, हमारे अंग्रेज ने हमारे भारतीयों लोगों का सिर्फ शोषण ही किया है। और दूसरी, हमारे जो नरमपंथी दल के तरीके हैं वो हमारे भारतीयों लोग के जीवन सुधार कार्य करने में बहुत हद तक सफल नहीं हुए। वो बताते हैं कि आज दादा भाई नौरोजी 82 वर्ष के हो गए और पिछले 25 वर्षों से वो अंग्रेजों के सामने याचिका, प्रार्थना और संविधान तरीके से बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नतीजा कोई संतोषजनक नहीं है। हमारे बाल गंगाधर तिलक भारतीय संस्कृति के भी एक अच्छे ज्ञाता थे। वो बताते हैं कि जब कौरव और पांडव के बीच में मध्यस्थता के लिए जब कृष्ण जाते हैं तो साथ साथ कौरव और पांडव युद्ध की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि कौरव और पांडव को यह अंसा था कि अगर मध्यस्थता नहीं होगी तो हमें युद्ध लड़ना होगा। और बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ठीक इसी रास्ते पे हमें भारतीय लोग को ये रास्ता अपनाना होगा। वो अपने पूरे राजनीतिक विचार को अगर हम मोटी मोटी बातें बोले तो वो इन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। पहला, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, दूसरा बॉयकॉट या बहिष्कार, तीसरा स्वदेशी, चौथा नेशनल एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा, और पांचवा निष्क्रिय प्रतिरोध। राष्ट्रवाद, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद या राष्ट्र मूल रूप से एकता की भावना, लोगों को एक समूह के भीतर अपनापन और एकजुटता की भावना को पैदा करना था, और इसका सहारा उन्होंने धर्म और ज्ञान से राष्ट्रवाद को बढ़ाने का रास्ता चुना। ज्ञान से का मतलब था राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान से हमें साहस आता है और हमारे अंदर जो अपराजिता मानसिकता है उससे हम बाहर निकलेंगे और हमारे अंदर ये साहस आएगा कि हम भी अपनी व्यवस्था खुद चला सकते हैं। और धर्म के माध्यम से वो शिवाजी या गणपति जैसे महोत्सव को एक व्यापक स्तर पर मनाने का एक सिलसिला या शुरू किए, जिससे उन्हें ये महसूस हुआ कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण लोगों के बीच एकजुटता की भावना पैदा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में तिलक बताते हैं कि भारत में शुरू की गई शिक्षा पश्चिम प्रणाली का उद्देश्य था एक ऐसे लोगों का वर्ग तैयार करना जो खून से भारतीय थे लेकिन बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा रखते थे। और तिलक इस शिक्षा व्यवस्था से, ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो ब्रिटिश द्वारा चलाया गया था, उनसे वो असंतुष्ट थे। वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते थे जिसके द्वारा लोगों में निराश और संदेह दूर होगा और लोगों के मन में आत्मविश्वास जगेगा, और एक ऐसी व्यवस्था कि जो भारतीय द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जाएगा और जिसमें धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि उनका अटूट विश्वास था कि धर्म से मानव में नैतिकता और साहस का निर्माण होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ
कि धर्म को यहाँ रूढ़िवादी से न जोड़े। वो धर्म को राष्ट्रवाद या स्वाधीनता के लिए उपयोग करना चाहते थे। वो हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार की भी बात करते थे, जो कि रूढ़िवादी का ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। बहिष्कार ये एक बहुत ही क्रिएटिव और उनका बहुत ही एक क्रिएटिव योगदान था। तिलक ने बहिष्कार के सिद्धांत के विकास और इसे लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया। आर्थिक शोषण तिलक के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्राथमिक उद्देश्य है और उनकी लापरवाही नीतियों से भारतीय उद्योग, शिल्प और व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई है। बहिष्कार का अर्थ तिलक के अनुसार भारतीयों की ओर से विदेशी वस्तुओं का उपयोग न करने का दृढ़ निश्चय। इसके अलावा इसका मतलब ये भी था कि देश को प्रशासन के आगे बढ़ाने के लिए विदेशी नौकरशाहियों का सहायता न करना। ये 3 तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद को मदद कर सकता था। पहला, ये साम्राज्यवाद के प्राथमिक उद्देश्य शोषण को कम करेगा। दूसरा, ये भारतीय लोग के बीच एक निर्धारित करेगा कि राष्ट्र के लिए अपने तत्कालिक हितों का त्याग करे। और तीसरा, ये भारतीय उद्योग, व्यापार और शिल्प को भारतीय जीवन और अर्थव्यवस्था में अपना स्थान वापस कराने में मदद करेगा। स्वदेशी बहिष्कार का सकारात्मक हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन की सफलता बहिष्कार की सफलता पर निर्भर थी। जितना अधिक लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का संकल्प करेंगे, उतने ही स्वदेशी वस्तुओं की मांग होगी। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, भले ही कच्चे और महंगे क्यों न हो। और इससे भारतीय उद्योग, व्यापार और शिल्प फिर से संगठित करके एक नया जीवन मिलेगा। और निष्क्रिय प्रतिरोध का उनका मानना था कि अगर हमें अभूतपूर्व समस्या जैसे अकाल या प्लेग हो तो उस समय भारतीय लोग को सरकारी कर न दे। निष्क्रिय प्रतिरोधों ने लोगों से एक कदम आगे आने का आग्रह किया। इनसे विदेशी अधिकारियों को और राजस्व को माफी पर जोर दिया। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि उनका बहिष्कार, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स की जनसंख्या हमारे भारतीय लोग की जनसंख्या के अनुपात बिल्कुल कम है और विदेशी नौकरशाहियों का अगर हम भारतीय लोग सहयोग न दें तो उनकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ये एक तरह से, जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी हिंसक के रास्तों को नहीं अपनाया। वो बोले हिंसक से भी ज्यादा शक्तिशाली है बहिष्कार का सिद्धांत। समाज सुधारों के रूप में भी उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। वो कहते थे समय के साथ साथ भारतीय व्यवस्था में भी सुधार आनी चाहिए, लेकिन ये विदेशी ताकतों के द्वारा सुधार ना आए, क्योंकि इससे उनको भारतीय धर्म के लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने का एक मौका मिल जाएगा। तो एक तरह से वो रूढ़िवादी के खिलाफ थे, लेकिन
उदारवादी के कुछ सिद्धांतों को भी अपनाया, जैसा कि प्रेस की स्वतंत्रता। और ये प्रेस की स्वतंत्रता के ही माध्यम से अपने विचारों को अंग्रेजी में मराठा इंग्लिश वीकली था, और ये मराठी केसरी नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका और एक गीता रहस्य भारतीय संस्कृति और पश्चिम संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन था। और इसमें वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को आज के परिस्थिति के अनुसार निस्वार्थ भावना से सक्रिय होकर देश की स्वाधीनता के लिए आगे खड़ा होगा। लखनऊ 1908 में राजद्रोह के आरोप में उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। इसी समय के अंतराल में वो गीता रहस्य लिखते हैं। 1914 के बाद 1916 में वो होम रूल मूवमेंट, इरिश होम मूवमेंट के जैसा चलाते हैं। और लखनऊ पैक्ट 1916 में भी उनकी एक योगदान है। 1921 में महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया में लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन और सर्वज्ञ अभिनय आंदोलन के अग्रदूत थे लोकमान्य